Good morning, student. Good morning, friends. Today I am going to explain the chapter Accounting for Share Capital, which is relevant for class 12th and CPT examination. So let's start. Issue of share. This is the chapter name. नीड ऑफ अ कंपनी। ये तो हम सभी जानते हैं या पढ़ चुके हैं या सुन चुके हैं कि जो शेयर है इंडिया में या वर्ल्ड में कंपनी ही इशू कर सकती है। तो अब हमें पहले कंपनी को समझना होगा कि कंपनी क्यों खोली जाती है, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर। ये तो हम सभी समझते हैं, 11th से पढ़ रहे हैं कि एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, एक पार्टनरशिप बिजनेस होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में मतलब जिसमें सिंगल ऑनर होता है, जिसमें एक ही पर्सन ऑनर होता है, उस बिजनेस को आप सिंगल ऑनरशिप वाला या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं। और अगर एक से ज़्यादा ऑनर हैं तो आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ए, बी और सी, ये तीन लोग हैं, ये तीनों मिलके चाहें तो एक साथ में कंबाइंड होकर एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे आप पार्टनरशिप बोल सकते हैं। पर इन दोनों बिजनेस की कुछ एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं। पहले हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेज मतलब कमियां या नुकसान है। पहला, लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल, अगर आप अकेले हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आपको दोबारा उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करनी होगी, आपको ब्रांचेस खोलनी होगी, आपको कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी को अपडेट करना होगा। इसके लिए आपको मनी की रिक्वायरमेंट होगी, पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो कैपिटल आपके पास कम हो सकती है। बैंक लोन भी एक लिमिट तक ही मिलता है, उससे ज़्यादा बैंक भी आपको लोन नहीं देगा। तो आपकी जो मनी रिक्वायरमेंट है वो आपके पास से और बैंक लोन से पूरी नहीं होती है। कई बार आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता है ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर सके। तो एक तो लिमिटेड कैपिटल होती है। सेम पार्टनरशिप में भी ऐसा हो सकता है, 3 पार्टनर या 4 पार्टनर कितना पैसा लेके आएंगे, ये आप एक लिमिट है, इससे ज़्यादा पैसा नहीं ला सकते। बैंक भी एक लिमिट तक ही आपको लोन सेंक्शन करता है, आपका बैकग्राउंड चेक करता है पूरा कि आपके बैंक, आपके पास क्या क्या एसेट हैं, आपके पास गिरवी रखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, आपकी इनकम कितनी है बिजनेस से, आपका बिजनेस कितना पोटेंशियल रखता है फ्यूचर के लिए। बैंक लोन देते समय काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है। तो बैंक लोन भी एक लिमिट तक ही आपको मिलेगा, आपके पास जो कैपिटल है वो भी लिमिट की होगी। तो ये डिसएडवांटेज हैं अगर आप पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं। दूसरा डिसएडवांटेज होता है आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास से। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर कोई पर्सन है जिसके डेट ज़्यादा हो चुके हैं, यानी उसने लोन काफ़ी ले लिया है और उसकी बिजनेस की जो असेट हैं वो कम पड़ रही हैं। सपोज़ आपने लोन ले लिया 1 करोड़ का और आपकी बिजनेस की जो असेट है वो 50 लाख की ही हैं, और आपके पास बिजनेस बंद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपने काफ़ी सारा डेट उठा लिया है, मार्केट से लोन आप पे काफ़ी हो गया है। तो आप क्या करेंगे, अपना बिजनेस क्लोज करेंगे और आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकता है कोर्ट। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया डिक्लेयर कर देगा। और जब दिवालिया डिक्लेयर हो जाता है कोई पर्सन तो उसकी सारी बिजनेस की एसेट बेची जाती हैं। बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उससे लोन चुकाया जाता है उसका पहले। तो लोन तो पूरा होगा ही नहीं क्योंकि पर्सनस के पास बिजनेस की एसेट तो 50 लाख है और लोन पे करना है 1 करोड़, तो यहाँ 50 लाख का कम ही पड़ जाएगी, 50 लाख कम है तो आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा कोर्ट। और इसमें क्या होगा, आपकी जो पर्सनल असेट हैं, जो आपकी घर की संपत्तियां हैं, पर्सनल असेट्स जो हैं वो भी कोर्ट बिकवा सकता है। अगर लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। अगर लिमिटेड लायबिलिटी होती तो कोर्ट क्या करता, केवल बिजनेस के असेट बिकवाता और इन डेटर्स में जो भी रेशो कोर्ट डिसाइड करता उस रेशो में बांट दिया जाता। आपका पर्सनल असेट नहीं बिकवाई जाती, जैसे आपका घर, कार, पर्सनल जो है आपने वो नहीं बिकी जाती। जो बिजनेस के नाम से खरीदी है असेट वही सेल की जाती है और लोन पे किया जाता। पर अगर आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है तो आपकी अगर बिजनेस असेट बेच के भी पैसा पूरा नहीं पड़ता है तो आपके घर का मकान, घर की जो पर्सनल चीज़ें हैं, ज्वेलरी, कार एटसेट्रा, उन्हें बिकवा सकता है कोर्ट और फिर आपके क्रेडिटर का पैसा पे किया
जाता है तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। फॉर योर नॉलेज, जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है, कोर्ट द्वारा दिवालिया घोषित हो जाता है, दिवालिया मतलब जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा है अपने लोन को पे करने के लिए, ऐसे पर्सन को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है बाय कोर्ट। कोर्ट में ही जाना होगा, ऐसा नहीं कि आप खुद बोले मैं दिवालिया हो गया, फिर तो क्रेडिटर बिलीव ही नहीं करेंगे, फिर आपकी जान पे बनाएगी, वो आपके जान के दुश्मन हो सकते हैं, वो यही मानेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो आपको कोर्ट जाना होता है, कोर्ट से ऑर्डर लेना होता है कि कोर्ट पास करता है ऑर्डर कि आप इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, आप दिवालिया हो चुके हैं। फिर आपके साथ कोई मेंटल या फिजिकल टॉर्चर नहीं कर सकता है कोई भी क्रेडिटर या लेंडर, तो कोर्ट में जाना होता है दिवालिया घोषित करवाने के लिए। और जब कोई पर्सन दिवालिया होता है तो कोर्ट उसकी सारी एसेट बेचता है बिजनेस की, और अगर लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो आपकी घर की एसेट भी बिकवाई जाएंगी, पर्सनल हाउस, पर्सनल कार, पर्सनल ज्वेलरी एक्सेट्रा। पर हाँ, कुछ चीज़ें छोड़ दी जाती हैं फॉर नॉलेज, डे टू डे के वियरिंग क्लॉथ, पहनने के कपड़े, और प्लस डे टू डे के बर्तन, यूटेंसिल्स जिससे आप अपना खाना पीना बना सकें, ये चीज़ें छोड़ दी जाएंगी। बाकी कोई भी यूटेंसिल, आप बोले मैं तो गोल्ड के यूटेंसिल में खाना खाता हूँ या सिल्वर के यूटेंसिल में, तो वो डे टू डे की नेसेसिटी नहीं है, उसे बेचा जाएगा। हाँ, डे टू डे के पहनने के कपड़े और कुछ बर्तन जिनसे आप खाना बना सकें, अपना जीवन चला सकें, वो चीज़ें छोड़ के बाकी चीज़ें बिकवा दी जाएंगी अनलिमिटेड लायबिलिटी के केस में। तो यहाँ ये एक तरह से डिसएडवांटेज है अगर आप पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं या पार्टनरशिप में आते हैं और आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो आपकी अगर कल को आप बिजनेस का लोन नहीं चुका पाते हैं और कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है तो आपकी पर्सनल एसेट भी बिकवाई जा सकती हैं। तीसरा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? मैनेजीरियल कैपेसिटी। मैनेजीरियल कैपेसिटी, मैनेजरियल कैपेसिटी मतलब मैनेज करने की क्षमता। आप चाहे MBA हो, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आप IIT होल्डर हो, आप एक बिजनेस एक लिमिट तक ही मैनेज कर सकते हैं। आप एक ब्रांच मैनेज कर लेंगे, आप 2 ब्रांचेस मैनेज कर लेंगे, आप 3 जगह अपना बिजनेस मैनेज कर लेंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे ड्यू टू आपके पास माइंड उतना लिमिटेड होता है। आप अपने माइंड को 24 घंटे काम के लिए नहीं लगा सकते, आपको रेस्ट चाहिए होगा। आप एक जगह जा सकते हैं दिन में, 2 जगह जा सकते हैं, 3 जगह जा सकते हैं, आप 4 जगह विजिट नहीं कर सकते। यानी अगर आपको बिजनेस अपना बढ़ाना है तो आपको मैन पावर ज़्यादा चाहिए और उतनी ही क्वालिफाइड मैन पावर चाहिए, और फिर आप इतना अकेले इतना बिजनेस मैनेज नहीं कर सकते। पार्टनरशिप फर्म भी अगर है तो सभी पार्टनर मिलकर एक बड़े बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते, सबकी मैनेजरियल कैपेसिटी लिमिटेड होती है। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको मैनेजर्स अपॉइंट करने होंगे, क्वालिफाइड पर्सन अपॉइंट करने होंगे जो आपके बिजनेस को ग्रो कर सकें। इसके लिए भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, वही सेम पैसा चाहिए। तो लिमिटेड कैपिटल है आपके पास तो क्योंकि आपने पार्टनरशिप खोली है या सोल प्रोप्राइटरशिप खोली है, तो इन सब में लिमिटेड है, तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, अपने बिजनेस को एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि आपके पास ये चीज़ें कम होंगी। सबसे मेन डिसएडवांटेज है लिमिटेड कैपिटल और अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो इन्हीं डिसएडवांटेजेस को रिमूव करने के लिए हम क्या ओपन करते हैं? कंपनी। आप कंपनी खोल सकते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अब सर कंपनी खोलने से ऐसा क्या फ़ायदा मिल जाता है, वही हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने जा रहे हैं कि कंपनी खोलने से आपको क्या फ़ायदा यहाँ पे एडवांटेज होता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कंपनी होती क्या है। कंपनी की ज़रूरत तो पता चल गई कि हमें क्यों पड़ी, पर कंपनी होती क्या है, इसको खोलने का प्रोसेस क्या है, कंपनी कैसे बनाई जाती है, कितने तरह की कंपनीज होती हैं और कौन सी कंपनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो पहले आपको कंपनी को समझना होगा। तो अगर बहुत शॉर्ट में बोलें तो एक कंपनी वो है, कंपनी इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ये एक तरह से ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि किसी बिजनेस को रन करने के लिए बनाया जाता है। दैट्स इट। ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन हुई सर, ये तो पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है, वहाँ पे भी ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं और वो एक बिजनेस को रन करते हैं। पर ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है जो इतनी रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वही आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे या कभी आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने को बोला जाए तो आप बोलेंगे कंपनी इज अ company means a company which is registered under Companies Act. Company is a company which is registered in company law
या कंपनी एक्ट 2013 है इंडिया में कंपनीज एक्ट। इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। तो यानी कंपनी वो है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। अब सर ये कंपनी एक्ट क्या होता है? कंपनी एक्ट एक कानून है जिसमें ये लिखा गया कि कंपनी अगर आपको इनकॉर्पोरेट करनी है, खोलनी है, रजिस्टर करानी है तो प्रोसेस क्या है, कंपनी में कौन कौन से पर्सन होंगे, कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी क्या नहीं कर सकती, कंपनी क्या कर सकती है, वो सारी लिमिटेशन कानून में लिखी है जिसे कंपनीज एक्ट बोला जाता है। जैसे पार्टनरशिप से रिलेटेड चीज़ें पार्टनरशिप एक्ट में लिखी है 1932, ऐसे कंपनी से रिलेटेड चीज़ें कंपनीज एक्ट में मेंशन की गई हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले जब आप कंपनीज एक्ट आपको थोड़ा बहुत समझना होगा अगर आप इश्यू ऑफ शेयर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर उससे पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि एक्ट क्या होता है, एक्ट कैसे बनता है, इंडिया में कानून कैसे बनता है, एक्ट या लॉ, वो आपको पता होना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेंगे, चाहे CA, CS, CMA या कहीं भी आप लॉ में आगे जाएंगे, तो आपको बहुत जल्दी वो चीज़ें कैच होंगी अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक्ट भारत में कैसे बनता है। सपोज कोई एक्ट बनाना है, आपको कोई कानून लेके आना है भारत सरकार को, तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट मैटर वो चूज़ करेगी। सबसे पहले कोई टॉपिक या सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए जिस पे आपको कानून बनाना है। टॉपिक बोल दें या सब्जेक्ट मैटर बोल दें। जैसे कंपनी एक सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट एक सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स एक सब्जेक्ट है। इसी तरह बहुत सारे कानून बने होते हैं, IPC, इंडियन पेनल कोड, ये बहुत सारे कानून हैं इंडिया में या वर्ल्ड में जो बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, उस किस विषय पर, किस सब्जेक्ट पर आप कानून बनाना चाहते हैं। अब सर ये सब्जेक्ट मैटर मिलेगा कहाँ से? ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया में, भारत में 2 गवर्नमेंट पैरेलल रन करती हैं, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया को रूल करती है एक तरह से, स्टेट गवर्नमेंट अपने पर्टिकुलर स्टेट को रूल करती है। तो हमारे जो लॉ मेकर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वो अच्छी तरह जानते थे कि जब 2 गवर्नमेंट पैरेलल चलेंगी तो इनमें क्लैशेस हो सकते हैं, इनमें डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी मेरी बात माने, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी मेरी बात मानी जाए। तो लॉ मेकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जब संविधान को फ्रेम किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, तो इसमें एक 7 शेड्यूल जोड़ा गया, एक सूची बोलने 7 शेड्यूल डाला गया। इस 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई, 3 टॉपिक लिस्ट दिए गए, लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड और लिस्ट थर्ड। इनमें टॉपिक्स के नाम लिख दिए गए कि इन टॉपिक्स पर कौन सी गवर्नमेंट रूल बनाएगी। तो लिस्ट 1 को हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट बोल सकते हैं आप। यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक्स आते हैं, जो सब्जेक्ट आते हैं, जो विषय आते हैं, उन पर लॉ मेकिंग की पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। स्टेट गवर्नमेंट उन सब्जेक्ट्स पर रूल नहीं बना सकती है, कोई भी कानून नहीं बना सकती है। लिस्ट सेकंड है आपकी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट नाम से पता चल रहा है, इस पर केवल स्टेट गवर्नमेंट ही रूल बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, कृषि से रिलेटेड कोई भी कानून है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है। यूनियन लिस्ट का कोई एग्जांपल इनकम टैक्स, अगर आप इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई कानून बनाना चाहते हैं तो किसके पास है पावर? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी इनकम टैक्स में कोई भी चेंज करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को कोई राइट्स नहीं है। हाँ, एग्रीकल्चर एक्ट से रिलेटेड कोई कानून बनाना है तो उस पर स्टेट को राइट दिया गया है। द लास्ट है कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट को पावर दी गई है। जो टॉपिक्स इसमें लिखे गए हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, हमें लिस्ट नहीं याद करनी, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो जो कॉनकरेंट लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं, इन पे जो सब्जेक्ट मैटर के जो नाम है, इन पे दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर है। तो हमारे पास 3 लिस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर सरकार को कोई कानून बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर चूज़ करना होता है, कोई टॉपिक चूज़ करना होता है। ये टॉपिक कहाँ मिलेगा? 7 शेड्यूल में मिलेगा। 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दे रखी हैं, पहली है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट, थर्ड है कॉनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक हैं उन पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक है उन पे केवल स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई राइट्स नहीं है। और जो कॉनकरेंट लिस्ट है, इन पे दोनों गवर्नमेंट को कानून है, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है।
अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। सपोज एक एजुकेशन टॉपिक है जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, एजुकेशन के पे कोई कानून बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने बना दिया। तो सिर्फ दोनों ने जब कानून बना दिया तो ऑब्वियसली दोनों के कानून में डिफरेंस हो सकता है, ऑब्वियसली होगा, दो लोगों की सोच में फ़र्क हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और सोच रही है, स्टेट गवर्नमेंट और कुछ और सोच रही है। दोनों कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है ये टॉपिक्स पढ़ाओ आप सब कोर्स में, स्टेट गवर्नमेंट कह रही नहीं हम तो ये टॉपिक्स पढ़ाएंगे कोर्स में। तो दोनों में क्लैशेस हो सकते हैं, दोनों में व्यूज़ में डिफरेंस हो सकता है। तो सिर्फ किसकी बात मानी जाएगी, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में तो दोनों को पावर दी गई है। तो यहाँ पे ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई टॉपिक है जिसपे दोनों गवर्नमेंट रूल बना देती हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कानून बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कानून बना दिया, तो स्टेट के पास राइट है कि वो प्रेसिडेंट के पास में जा सकता है, प्रेसिडेंट के पास में जा सकता है, राष्ट्रपति के पास जा सकता है, और राष्ट्रपति चाहे तो उस स्टेट को बोल सकता है कि ठीक है तुम्हारे स्टेट में तुम्हारा ही कानून माना जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून माना जाएगा। यानी अगर कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों सरकारों ने कानून बना दिया है तो वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कानून प्रिवेल करेगा, एक्ट प्रिवेल करेगा, पर स्टेट चाहे तो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है और राष्ट्रपति अगर अलाउ कर देता है तो उस स्टेट में उसी स्टेट का कानून चलेगा, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी जो भारत बच गया उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून चलेगा। आई होप आप यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि अगर कोई भी कानून बनाना होता है तो सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट मैटर चाहिए, टॉपिक चाहिए, एक विषय चाहिए जिस सब्जेक्ट पे आप कानून लाना चाहते हैं। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7 शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट है, उन लिस्ट में से टॉपिक मिल जाएगा। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत 1950 में बना था, उस टाइम सर्कमस्टेंसेस अलग थे, अब हर 10 ईयर में सर्कमस्टेंसेस बदल जाते हैं, और सपोज कोई टॉपिक है जिस विषय पे कानून बनाना चाहती है, वो टॉपिक इस लिस्ट में है ही नहीं, इन तीनों लिस्ट में है ही नहीं वो टॉपिक, ना तो वो यूनियन लिस्ट में है, ना ही वो स्टेट लिस्ट में है, ना ही वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो सर फिर कानून कैसे बनेगा, तो कानून नहीं बन सकता। सबसे पहले टॉपिक होना चाहिए इस लिस्ट में, वो टॉपिक नहीं है तो उस टॉपिक पे आप कानून नहीं बना सकते। उसके लिए क्या करना होगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा। अमेंडमेंट तो आप कर ही सकते हैं ना, अमेंडमेंट मतलब संशोधन, सुधार कर सकते हैं। एक्ट बनने के बाद में कोई कमी पता चलती है या कोई चीज़ एक्ट में नहीं है तो हम उसे अमेंड कर सकते हैं। जैसे जीएसटी लाना था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाना था, तो जीएसटी इसमें था ही नहीं, इन तीनों टॉपिक्स में था ही नहीं जीएसटी, तो सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, उसमें जीएसटी का टॉपिक जोड़ा और फिर सरकार उस पर कानून लेके आई। तो आई होप आप क्लियर हो गए होंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, और सब्जेक्ट मैटर 7 शेड्यूल में जो 3 लिस्ट है उनमें से मिलेगा, और अगर वो उन लिस्ट में नहीं है वो टॉपिक तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा, उस टॉपिक को ऐड करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, और फिर आप उस पर एक्ट बना सकते हैं। तो पहले स्टेप थी कि कोई भी कानून अगर लाना है तो सब्जेक्ट मैटर चूज करिए, सब्जेक्ट मैटर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगा। सेकेंड स्टेप, सरकार अब क्या करेगी, गवर्नमेंट उस सब्जेक्ट को जानने वाले जो एक्सपर्ट लोग होंगे उन एक्सपर्ट लोगों की एक कमेटी बनाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसे आप एक्सपर्ट कमेटी बोल सकते हैं। ये एक्सपर्ट कमेटी उस सब्जेक्ट पर वर्कआउट करेगी, काम करेगी, और उस एक्ट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या रूल्स होने चाहिए, अगर कोई ब्रेक करता है तो क्या पेनल्टी वगैरह, ये सब एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी। एक ड्राफ्ट, एक्सपर्ट कमेटी एक ड्राफ्ट या बिल प्रिपेयर करेगी, ड्राफ्ट या बिल, एक्सपर्ट कमेटी एक ड्राफ्ट या बिल प्रिपेयर करेगी। अब ये ड्राफ्ट और बिल जो है वो बोथ हाउसेज में पास किया जाएगा, बिल जो है बोथ हाउसेज में पास होगा, बोथ हाउसेज मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस कौन सा है, लोअर हाउस कौन सा है, अपर हाउस को बोलेंगे राज्यसभा, जहाँ राज्य के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यसभा। लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा, जहाँ प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में इसे पास कराया जाएगा, इस बिल को। बिल पास कराने का मतलब इस बिल को रखा जाएगा, इस पर बहस की जाएगी, मतलब इस पर आर्ग्यूमेंट करेंगे पक्ष विपक्ष के लोग कि ये होना गलत है, ये सही है, फिर वोटिंग की जाएगी और वोटिंग से मेजोरिटी से ये बिल पास कराया जाएगा दोनों हाउसेज में। अपर हाउस मतलब राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है इंग्लिश में, और लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। तो इन दोनों से पास कराया जाएगा ये बिल।
जब बिल पास हो जाएगा बोथ हाउसेस से तो ये कहाँ पे भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा असेंट के लिए, स्वीकृति के लिए। और राष्ट्रपति अगर इस पे साइन कर देगा, इसे एक्सेप्ट कर देगा तो ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें डेट लिख देगा प्रेसिडेंट की इस डेट से ये एक्ट इंडिया में अप्लाई हो जाएगा। जो नहीं साइन करते अप्लाई हो जाए, हो सकता है 2 महीने बाद की डेट डाल दे प्रेसिडेंट, तो एक्ट एप्लीकेबल होने की डेट अलग हो सकती है यहाँ पर। तो आई होप यहाँ पे क्लियर आ गया होगा आपको समझ में कि एक्ट इंडिया में कैसे बनता है। सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट मैटर चाहिए होता है, सब्जेक्ट मैटर के बाद उस पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है गवर्नमेंट, वो कमेटी एक ड्राफ्ट या बिल प्रिपेयर करती है, वो बिल पास कराया जाता है बोथ हाउस से, राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा मतलब अपर हाउस, लोकसभा मतलब लोअर हाउस। पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट जब साइन कर देता है तो वो एक्ट बन जाता है। अब माइंड में फिर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर प्रेसिडेंट साइन करने के लिए ऑब्लाइज है, क्या वो बाध्य है, क्या उसे मानना ही पड़ेगा? नहीं, प्रेसिडेंट को लगता है कि उस एक्ट मतलब उस बिल में, उस ड्राफ्ट में कोई कमी है तो वो ड्राफ्ट वापस से कमेटी के पास भेजा जाएगा। मना कर सकता है प्रेसिडेंट साइन करने से कि पहले उसको चेंज करें उसके बाद ही प्रेसिडेंट के पास आए, फिर वापस से वो बिल जो है वो एक्सपर्ट कमेटी के पास जाएगा, एक्सपर्ट कमेटी वापस उसे रीडिफाइन करेगी, उसमें संशोधन करेगी, उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी वापस से वो बिल पेश करेगी सरकार को, वापस से सरकार राज्यसभा में जाएगी और लोकसभा में, क्योंकि उसमें चेंजेस हो गए तो वापस से उस चेंजेस के लिए पास कराना पड़ेगा बिल राज्यसभा और लोकसभा, यानी राज्यसभा मतलब अपर हाउस, लोकसभा मतलब लोअर हाउस। और अगर वो पास हो जाएगा उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट फिर उस पर साइन कर देगा तो वो एक्ट बन जाएगा। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्ट मेकिंग इन इंडिया। ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया कि इस तरह से कोई भी कानून इंडिया में अप्लाई होता है, बनता है, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जब बेसिक क्लियर होगा तो ऑब्वियसली आपको एक्ट पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब बहुत सारे एक्ट आपको पढ़ने होंगे जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, अपने करियर में आगे जाएंगे। अभी आप 12th में हैं या CPT कर रहे हैं तो उसके बाद आपको एक्ट मेकिंग प्रोसेस पढ़ना होगा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं अपने टॉपिक पे कि कंपनी क्या है। अब कंपनी को समझते हैं। What do you mean by a company? A company is a group of person। ये ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द लॉ टू कैरी अ बिजनेस, यानी रजिस्टर्ड करवाना बहुत ज़रूरी है कंपनी को। अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो वो कंपनी नहीं मानी जाएगी। रजिस्टर्ड कहाँ कराएंगे? कंपनीज एक्ट 2013, जो इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 बना हुआ है, उसमें उसकी फॉर्मेलिटी को आप पूरी करेंगे और उस कंपनी को आप रजिस्टर करवा लेंगे कंपनीज एक्ट 2013 में। डेफिनेशंस हम समझते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन और मीनिंग में आपको फ़र्क पता होगा। डेफिनेशन किसी ऑथर के द्वारा दी जाती है, किसी एक्ट में दी जाती हैं। मीनिंग कोई भी निकाल सकता है किसी चीज़ का, जैसे मेरे लिए हो सकता है उस चीज़ का मीनिंग कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा, पर डेफिनेशन एज इट इज़ ही पढ़नी होती है, इनको रटना होता है, मगअप ही करना होता है, क्योंकि किसी ऑथर के द्वारा किसी एक्ट में दी गई होती हैं। तो डेफिनेशन में आप कोई वर्ड ऐड या डिलीट नहीं कर सकते, वो एज इट इज़ ही आपको लिखनी होती हैं। हाँ, मीनिंग को आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करके लिख सकते हैं। तो अगर हम डेफिनेशंस की बात करें, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, इनका मतलब रजिस्टर्ड, जिससे किसी एक्ट में, कानून में रजिस्टर कराया जाता है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी इस एक्ट मतलब कौन सा, कंपनी 2013, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। जो प्रीवियस कंपनी लॉ था पहले 1956 था, बाद में उसे चेंज करके 2013 में नया एक्ट बनाया गया। या तो किसी प्रीवियस कानून में रजिस्टर्ड हो वो कंपनी जो पहले चल रहा था, या कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। अब सही सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 क्या है? देखिए, आपने ये तो समझ लिया कि इंडिया में एक्ट कैसे बनता है। अब आगे की कहानी जानते हैं। एक्ट किस में बटा होता है? ये एक्ट तो बन गया, जैसे एक बुक होती है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं, जब 5th और 6th में आपको आप थोड़ी नॉलेज आ जाती थी, हमारी बुक होती थी। बुक किस में बटी होती थी? चैप्टर। सेम ऐसे ही एक्ट भी चैप्टर में बटा होता है। चैप्टर्स होते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ है, सेकंड चैप्टर में ये, थर्ड चैप्टर में ये। जैसे हमारी बुक होती है चैप्टर्स में बटी होती है, ऐसे एक्ट भी चैप्टर में बटा होता है। चैप्टर में जो लिखा होता है, चैप्टर में जो चीज़ मेंशन होती है, उसे आप हेडिंग्स में डिवाइड करते थे, याद होगा। चैप्टर है, उसमें हेडिंग्स होती थी कि ये टॉपिक है, फिर टॉपिक। यहाँ पे एक्ट चैप्टर में बटा होता है। चैप्टर सेक्शंस में बटे होते हैं। सेक्शन होते हैं कि फर्स्ट से लेके 10 सेक्शन इस चैप्टर में आएंगे, 11 से लेके
20 सेक्शन इस चैप्टर में आएंगे, सेक्टर्स है, डिपेंड ऑन द एक्ट। तो सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन में जो चीज़ लिखी होती है आप उसे प्रोविज़न बोलते हैं। सेक्शन में जो चीज़ लिखी होती है आप उसे प्रोविज़न बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सेक्शन अभी आपने पढ़ा, ये सेक्शन, इसमें ये चीज़ लिखी हुई कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, तो ये प्रोविज़न हो गया कि सेक्शन में जो चीज़ लिखी है उसे आप प्रोविज़न बोलते हैं। जैसे से रीड ऐसे करते हैं, जैसे ये लिखा है सेक्शन, मैक्सिमम ऐसे होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज 1, मैक्सिमम ऐसे लिखा होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 बोलते हैं इसे, सब सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज 1, इससे आगे नहीं होते हैं जनरली। वापस पढ़ते हैं, रीड करना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 बोलते हैं, यानी सेक्शन 2 के अंदर सबसेक्शन 2 में ये लिखा है, फिर उसके सब क्लॉज ए और उसका भी सब क्लॉज 1, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। तो एक्ट चैप्टर्स में बटा होता है, चैप्टर सेक्शन में बटे होते हैं। सेक्शन में जो चीज़ लिखी होती है आप उसे प्रोविज़न बोलते हैं, प्रोविज़न बोलते हैं। तो ये सेक्शन आपको थोड़ा क्लियर हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इसमें। एज पर जस्टिस मार्शल, ये भी एक ऑथर है, मार्शल जस्टिस, ऑथर मीन्स एक जज थे, इन्होंने भी एक डेफिनेशन यहाँ पर दी थी। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब काल्पनिक कृत्रिम व्यक्ति है, सॉरी आर्टिफिशियल होते कृत्रिम व्यक्ति हिंदी में। इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। इट इज़ इनविजिबल, वो दिखाई नहीं देती, एंड इंटेंजिबल होती है, अदृश्य। इट एग्जिस्ट ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, वो केवल कानून की नज़र में अस्तित्व में होती है, उसे एग्जिस्ट करती है। नेचुरली आप उसे फील नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं। अब सर ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? सबसे पहले तो माइंड में क्वेश्चन आता है, ये वर्ड हम 11th में सुनते थे, आर्टिफिशियल पर्सन, हिंदी में बोलेंगे कृत्रिम व्यक्ति। अब क्वेश्चन होता है सर आप रोबोट की बात करें, नहीं, हाँ रोबोट की बात नहीं हो रही है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब इन द आई ऑफ लॉ। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, आप क्या बोलेंगे? पर्सन इन द आई ऑफ लॉ, जिसे कानून व्यक्ति का दर्जा दे दे, जिसे कानून कह दे कि भाई इसे पर्सन मानो, तो आपको उसे पर्सन की तरह ट्रीट करना होगा। यानी वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच सकता है, आप उस पर केस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप उस पर सूट फाइल कर सकते हैं। सूट मतलब केस करना, कोर्ट में जा सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं, और वो भी आप पर केस कर सकता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन में वो सारी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब वो सारी चीज़ें होती हैं जो एक नेचुरल पर्सन में होती हैं, जैसे मुझ में और आप में, बस आप उसे देख नहीं सकते हैं, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, और आप उसे बस महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हाँ एक पर्सन है, क्योंकि उसे कानून ने पर्सन का दर्जा दिया है। जैसे टाटा लिमिटेड, टाटा एक कंपनी है, तो अभी कंपनी है तो ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गई। अभी आर्टिफिशियल पर्सन है तो कोर्ट इसे बोलता है कि आप इसे पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे, यानी टाटा कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच सकती है, कोई इस पर केस कर सकता है, ये भी किसी पर केस कर सकती है। यानी इसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक नेचुरल पर्सन के पास होते हैं, बस आप इसे देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे पर्सन को आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं जो कानून की नज़र में ही एग्जिस्ट करता है। प्रैक्टिकली वो, अगर आप नेचुरल पर्सन की बात करें तो नेचुरली उसमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो एक नेचुरल पर्सन के पास है। अब आप उसमें नेचुरल पर्सन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बस आप उसे फिजिकली देख नहीं सकते हैं। लास्ट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्रोफेसर हैनी के अकॉर्डिंग अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक कृत्रिम व्यक्ति है कंपनी। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जो कानून जिसे पर्सन का दर्जा दे दे, क्रिएटेड बाय लॉ जिसे कानून बनाता है, हैविंग सेपरेट एंटिटी, उसका सेपरेट एंटिटी होती है, सेपरेट मतलब उसे अलग ट्रीट किया जाता है। रतन टाटा को अलग माना जाएगा और टाटा कंपनी को अलग माना जाएगा, इन्हें सेपरेट ट्रीट किया जाएगा। विद द परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का हिंदी में मतलब होता है शाश्वत चलना, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगी, जो चीज़ अनंत काल तक चलती रहेगी। एंड अ कॉमन सील, और उसकी एक सील होती है कंपनी की, रजिस्टर एक मोहर होती है, सील होती है, कॉमन सील। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कंपनी में, यानी कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, कानून उसे पर्सन का दर्जा देता है, आर्टिफिशियली पर्सन है। उसके आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जो उसमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक नेचुरल पर्सन में होती हैं। कानून उसे व्यक्ति का दर्जा देता है, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच सकती है, वो किसी पर केस कर सकती है, कंपनी कोई कंपनी पर भी केस कर सकता है।
एंड उसमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक नेचुरल पर्सन में होती हैं, बस आप उसे देख नहीं सकते हैं। उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कंपनी अनंत काल तक चलती रहती है, बंद नहीं होती। अभी आप पढ़ेंगे कुछ केसेस में बंद भी होती है कंपनी, पर अभी आप ये माने कि कंपनी अनंत काल तक चल सकती है। एंड कॉमन से उसकी कॉमन सील होती है, एक मोहर होती है, सील होती है, जो आप पढ़ेंगे अभी आगे। कॉमन सील वैसे आपने देखो कि बिल वगैरह आप लेते हैं तो सील लगाई जाती है और उस पर ऑथराइज पर्सन साइन करता है, तो एक कॉमन सील होती है कंपनी की। तो आज का चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपके माइंड में डाउट होता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं सबका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।